नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास एवं सभ्यताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले राजस्थान का परिचय देख लेते हैं। तो 1949 ईस्वी से पहले राजस्थान नाम की कोई भी प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में नहीं थी। प्राचीन काल में इस भूभाग को जो था अलग अलग भागों में बटा हुआ था, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र था उसे जंगल देश कहते थे, और नागौर के क्षेत्र को अक्षत्रियपुर के नाम से जाना जाता था। अलवर का उत्तरी भाग कुरु जनपद में आता था, जबकि दक्षिणी व पश्चिमी भाग वह मत्स्य जनपद का हिस्सा होता था। भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकांश भूभाग सूरसेन जनपद में सम्मिलित था। जो सीवी जनपद था उसका भाग था आज का उदयपुर, और झालावाड़ और टोंक क्षेत्र मालवा देश से जुड़े हुए थे। सिरोही था वह अर्बुद देश में शामिल था। जोधपुर को समय के साथ साथ जैसे पहले मरु, फिर उसको मरुवार और अंततः मारवाड़ कहा जाने लगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का इलाका हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध रहा था। और महाभारत काल में यह था। उसके बाद भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ को कंठल कहा गया, जिसका अर्थ है नदी के कांठे या किनारे पर स्थित क्षेत्र। 56 गांवों के समूह के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को छप्पन कहा गया, छप्पन का मैदान कहा गया। उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्यवर्ती क्षेत्र को मेवल कहा जाता था। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक का पठारी क्षेत्र उपरमाल कहलाता था, और उदयपुर का आसपास का पहाड़ी क्षेत्र गिरवा के नाम से जाना जाता था। अब जो ये क्षेत्र था यह राजस्थान नाम से कब से जाना गया? तो 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉम्स ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को राजस्थान या राजस्थान नाम दिया, और इसे अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में व्यापक रूप से वर्णित किया है। टोड ने राजस्थान के इतिहास को न केवल संगठित किया बल्कि उसे विदेशी धरती तक भी पहचान दिलवाई। जेम्स टोड ने राजस्थान की तुलना प्राचीन यूनान की सभ्यता और संस्कृति से की, और कहा कि यूनान में तो केवल एक थर्मोपल्ली, एक मैराथन और एक लियोनिडास प्रसिद्ध है, परंतु राजस्थान की तो हर रणभूमि थर्मोपल्ली और मैराथन है, और यहाँ के हर घर में एक लियोनिडास का जन्म होता है। टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध की तुलना थर्मोपल्ली से की और दिवेर के युद्ध की तुलना मैराथन से की थी। और इस पूरे क्षेत्र को स्वतंत्रता के बाद से इस क्षेत्र की विभिन्न रियासतों का एकीकरण करते हुए 23 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इस क्षेत्र का नाम राजस्थान रख दिया गया। तो इसी के साथ हमारा राजस्थान का जो नामकरण हो जाता है। अब इसके बाद में राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के बारे में देखेंगे। तो इतिहास की खोज वहीं से शुरू होती है जहां पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। ऐसे स्थानों को पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। इन स्थलों से प्राप्त वस्तुओं और अवशेषों का अध्ययन कर पुरातत्वविद हमें सभ्यता की कहानी बताते हैं, यानी उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। भारत में इन स्रोतों के अध्ययन की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, और इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बने। उसके बाद ASI 1888 से 1901 तक वित्तीय संकट के कारण, जो बक के टाइम में हुआ था, के कारण बंद कर दिया गया, इसलिए इसे बक संकट भी कहते हैं। उसके बाद में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इसे फिर से शुरू किया और जॉन मार्शल को अध्यक्ष नियुक्त किया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब मार्टिन व्हीलर ASI के प्रमुख थे। वर्तमान में ASI का मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके 34 सर्कल है, जिनमें से राजस्थान में 2 है, जयपुर और जोधपुर। अब इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं।
इतिहास का वर्गीकरण में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक इतिहास, जो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व का है। इसमें क्या है कि इस समय कोई भी लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर ही हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें आता है पाषाण काल का, ठीक है। और आद्य इतिहास काल कौन सा है? 3000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व। इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। इसके अंदर आता है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक। इसमें है लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध है। यह महाजनपद काल के युग से शुरू होता है। अब राजस्थान का पाषाण काल देखते हैं। तो राजस्थान में सबसे पुराने पाषाण उपकरण लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने मिले हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यहाँ आद्य मानव बहुत पहले से रह रहा था। पाषाण काल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल। तो पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। इसका समय है 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। इसमें 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने जयपुर और इंदरगढ़ से हैंडेक्स, एसुलियन और कलीवर नामक उपकरण खोजे, जो वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखे गए हैं। उसके बाद राजस्थान में एएसआई का पहला पुरातात्विक सर्वेक्षण 1871 ईस्वी में एसीएल कार्लाइल ने किया था, दौसा में किया था, जहां उन्होंने कठोर पाषाण उपकरण और मानव अस्थियां खोजी थी। इसके बाद सेटनकार ने झालावाड़ में कुछ उपकरण खोजे। 1953-54 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एवं 1959 में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने चित्तौड़ जिले में गंभीरी व बेड़च नदी के पेटे से पाषाण उपकरण प्राप्त किए। उन्नीस सौ 53-54 में एएसआई और 1959 वीरेंद्रनाथ मिश्र ने चित्तौड़ जिले की गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे से पाषाण उपकरण प्राप्त किए। उसके बाद 1971-76 में डॉक्टर ओलचिन, एएस गाउडी, केटीएम हेगड़े ने बुड्ढा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के औजार खोजे। जालौर से बी ओलचिन ने भी महत्वपूर्ण खोज की। बी ओलचिन एक महिला थी। उसके बाद में है विराटनगर में प्राकृतिक गुफाएं और शिलाश्रय मिले हैं, जिनमें प्रारंभिक से उत्तर पाषाण काल तक की सामग्री मिली है। भरतपुर के दर नामक स्थान से चित्रित शिलाश्रय मिले हैं, जिनमें मानव, व्याघ्र, बारहसिंगा और सूर्य के चित्र अंकित है। तो पूरा पाषाण काल में जो औजार वे कौन कौन से थे? हैंडेक्स यानी हस्त खुलाड़ी, यह है 10 से 20 सेंटीमीटर की है। एक और गोल और चौड़ी है, दूसरी और नुकीली है। इसका उपयोग कंदमूल खोदने, शिकार काटने और मांस खरोंचने के लिए काम में लिया जाता था। उसके बाद कलीवर, यह तीखा हथियार है जैसे कि कुल्हाड़ी होती है। उसका चॉपर, यह अर्धचंद्राकार धार वाला है, दूसरी ओर गोल और मोटा है। अन्य उपकरण कौन से हैं? कोर, डिस्क और ब्लेड। ये जो हथियार है किससे बने हैं, कौन से पत्थर से बने? तो है क्वार्टरजाइट, सैंडस्टोन, लेटेराइट, कैल्सिडोन आदि से ये उपकरण बने हैं। इनका आहार क्या था? वन्य पशु, कंदमूल, फल, पक्षी और मछली का ये सेवन करते थे। अब इस काल के जो औजार थे शुरुआत में बड़े और भद्दे थे, लेकिन बाद में छोटे, सुडौल और सुंदर बनने लगे। अब इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो चित्तौड़गढ़ जिले में इसके स्थल हैं गंभीरी नदी के तट पर बसे कई गांव, जैसे कि नगरी, खोर, ब्यावर, खेड़ा, बड़ी, अंचर, उनच्चा देवड़ी, हिरजी का खेड़ा, बल्लू खेड़ा और भैंसरोडगढ़ से पाषाण युगीन औजार मिले हैं। इसके साथ ही नग घाट, जो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, भी एक प्रमुख स्थल है। उसके बाद भीलवाड़ा व आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ से अमीरगढ़, स्वरूपगंज, बिगोद, जहाजपुर, खुरियास, देवली, मंगरोप, दुरिया, गोगाखेड़ा, पुर, पटला, संध, यहाँ से भी जो है पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद राजसमंद से, तो यहाँ बनास नदी के तट पर स्थित गांव
जैसे कि कुमारिया और गिलुंड से भी प्राचीन औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जोधपुर क्षेत्र में लूणी नदी की घाटी से, ये कौन से क्षेत्र है, तो लूणी, चिंगारी और पाली प्रमुख स्थल है। इसके अलावा गुहिया और बांडी नदियों की घाटियों में बसे समदड़ी, शिकारपुरा, भावल, पिच्चक, बांडेल, धनवासनी, सोजत, धनेरी, पिटांदा, दुंदाड़ा, गोलियो, पिपाड़, खिमसर और उमेदनगर भी पाषाण युग की सभ्यता से जुड़े हैं। उसके बाद झालावाड़ जिले में स्थित गागरोन और अजमेर जिले में सागरमती नदी के तट पर स्थित गोविंदगढ़ भी इस युग के साक्ष्य प्रदान करते हैं। वहीं कोटा जिले में परवन नदी के किनारे बसे कोकानी और टोंक जिले में बनास नदी के तट पर स्थित भुवान, हीरो, जगन्नाथपुरा, सियालपुरा, पच्चर, तारावट, गोगासला और भरनी है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। इसका समय 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व का। मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता के विकास की अगली कड़ी था। इस काल में मानव ने छोटे, हल्के और कुशलता से बने औजारों का उपयोग शुरू किया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाने लगा। ये औजार जेस्पर, अगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टरजाइट और कैल्सिडोनी जैसे पत्थरों से बनाए जाते थे। अब इनमें प्रमुख औजार कौन से थे? ब्लेड, जो पतली धारदार पट्टियों युक्त थी। ग्रेवर, नक्काशी के लिए किया जाता था। ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, विभिन्न प्रकार के औजार थे ये। उसका स्क्रेपर, जो 3 से लेकर 10 सेंटीमीटर की लंबाई का था। ये आयताकार या गोल होता था। इसके धारदार किनारे होते थे और पकड़ने के लिए एक सिरा होता था। पॉइंटर क्या है? ये तीर या भाले की नोक जैसा था, जिसे अस्त्रागर भी कहते थे, यानी अस्त्र के आगे लगने वाला भी कहते थे। अब यहाँ पे प्रमुख स्थान कौन से हैं? तो लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, बेड़च नदी, विराटनगर, बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, आलनिया, विलासगढ़, दर्रा, कोटा, सोनपुरा, सीकर, हरसोरा, सामदा, अलवर, ये इसके प्रमुख स्थल है। अब इसमें विशेष क्या था यहाँ पे मध्य पाषाण काल में? तो यहाँ बागौर और तिलवाड़ा से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। मानव शिकार और खाद्य संग्रह से पशुपालन की ओर बढ़ रहा था। जो मानव था पहले वह शिकार पर डिपेंड करता था, उसके बाद वह जो खाद्यान्न है उनका संग्रहण करने लगा और पशुपालन भी करने लगा। और इसी काल में मानव ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का जो संकेत देता है। उसके बाद है उत्तर या नव पाषाण काल, जो 35,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का है। उत्तर पाषाण काल में मानव ने बड़ी छलांग लगाई। अब वह पशुपालन के साथ साथ कृषि करने भी लगा था। इस काल में पत्थर के औजारों के अलावा मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड बनाना शुरू कर दिया था उसने। यह बर्तन कृषि और पशुपालन से बड़ी भोजन सामग्री के भंडारण और संरक्षण के लिए बनाए गए थे। जो पहले मध्य पाषाण काल में थे, जो शिकार करते थे और पशुपालन करते थे, साथ में खाद्यान्न का संग्रहण करते थे। लेकिन अब यह है जो उत्तर पाषाण काल में इन्होंने कृषि के पशुपालन के साथ में कृषि करना भी शुरू कर दिया और पत्थरों के औजारों के साथ में मिट्टी के बर्तन भी बनाने इन्होंने शुरू कर दिए थे। जिस बड़े बर्तन बनाते थे जिससे ये जो कृषि और पशुपालन से जो खाद्यान्न उत्पन्न होते थे उनका संग्रहण व भंडारण कर सकते थे। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। जो मृद भांड बने थे उनमें कौन कौन से थे? तस्तरियां, कटोरे, लोटे और थालियां। ये जो शुरुआती बर्तन थे ये पहले हाथ से बने थे, मोटे थे और अलंकरणहीन थे, यानी इन पर किसी प्रकार की कोई कलाकारी नहीं की गई थी। लेकिन बाद में ये जो बर्तन थे, ये मृद भांड थे, ये चाक की मदद से बनाने लगे और ये पतले होने लगे, टिकाऊ यानी मजबूत होने लगे और अलंकरण युक्त बनने लगे थे जो बर्तन थे ये। अब इनके प्रमुख स्थान कौन से हैं उत्तर या नव पाषाण काल के? तो यह बेड़च, गंभीरी, चंबल, बनास, भैंसरोडगढ़, नवाघाट, अमीरगढ़, जहाजपुर, देवली, पाली, समदड़ी, शिकारपुर और भरनी। और उत्तर व नव पाषाण काल में ही अग्नि का उपयोग इन्होंने शुरू कर दिया था। इस काल में मानव ने भोजन पकाना शुरू कर दिया। अग्नि का उपयोग किसके लिए करते थे? आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा के लिए, उष्णता यानी गर्मी के लिए, सर्दियों के मौसम में गर्मी उत्पन्न करने के लिए, और प्रकाश के लिए यानी लाइट के लिए भी आग का उपयोग करने लगे। और इसी काल में दफन प्रथा थी। मानव
ने जो है मृतकों को पाषाण निर्मित कब्रों में जो है वो पत्थरों की कब्र बनाते थे, उसमें उन्हें दफन करते थे। आसन यानी सेक्रोफागी या लेटी यानी शिष्ट मुद्रा में दफनाने लगे। इन कब्रों से मिली सामग्री और समाधियां बताती है कि वे पारलौकिक जीवन और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यानी कि जो दफन करते थे उसके साथ साथ या कुछ ऐसी वस्तुएं रखते थे, जैसे कि बर्तन रख दिया, कुछ औजार रख दिए, या कुछ जो है गहने रख दिए, इस प्रकार से रख देते थे जो उनके आगे जो जन्म के समय काम आए। तो ये उनका मानना था कि उनका जन्म फिर से होता है, यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ये। उसके बाद इसमें विशेष क्या है कि मिट्टी के बर्तनों की कला कृषि और पशुपालन का ही परिणाम थी। इससे भोजन सामग्री का संग्रह और संरक्षण संभव हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।